नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे सर्टिफिकेट कम वर्कशॉप के अंदर। हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 17 मार्च से और आज हो चुकी है हमारी 25 मार्च। अब तक हमने काफी चीजें इस प्रोग्राम के दौरान सीखी हैं। उसके दौरान हमने क्या क्या सीखा? हमने ये भी सीखा कि कोई सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। वो प्रक्रिया तो हमारी चली हुई है, लेकिन सबसे पहला जो काम हमने सीखा था, जो हमारे लिए सबसे जरूरी था, कि सॉल्यूशन तो हम तब बना पाएंगे जब हम किसी चीज की परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हमने परचेजिंग के दौरान किस तरह से कौन सा पेपर पहले लिखा जाता है, कौन सी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली जाती है, फिर फाइनेंशियल सैंक्शन ली जाती है, फिर कैसे कमेटी बनती है, फिर कमेटी के कैसे साइन करवाते हो, कैसे फिर उसके बाद आप कोटेशन भेजते हो, फिर कहाँ पे आपको डिस्पैच करानी होती है कोटेशन, किस जगह के ऊपर जाके, फिर कोटेशन जब जाती है वापस आती है तो किस तरह से उसके ऊपर नंबर लगता है, रिसिप्ट नंबर, और वो लग के कैसे हमें दोबारा मिलती है, फिर कैसे आखिरी तारीख दी जाती है कोटेशन की, फिर उसके बाद कैसे एनवलप को खुलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाके, और किस तरीके से उसके बाद कमेटी के 3 मेंबर, हाँ कमेटी के कम से कम 3 मेंबर होने जरूरी हैं। उसके बाद फिर कंपैरेटिव बनाते हो वो खोल के, और हर लिफाफे के ऊपर कैसे हर कमेटी के और प्रिंसिपल के साइन होते हैं। फिर जो कंपैरेटिव बन जाती है वो किस तरीके से आप पूरे एक सेशन के लिए लेते हो। जो हमारा 1 अप्रैल, मान लीजिए अब 2025 है, से 31 मार्च 2026 तक पूरा एक सेशन के लिए हम बनाते हैं उसको। पूरा एक ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है ये हमारा। इसके दौरान हम लेते हैं, फिर कैसे ऑर्डर दिया जाता है, फिर कैसे सामान आने के बाद बिल को कैसे पास करवाया जाता है, जो बिल लेके आएंगे और सामान लेके आएंगे। तो ये सारी बातें तो आप पहले से सीख चुके हो। अब सामान आने के बाद हमें सॉल्यूशन बनाने होते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो सारी बातें डेली हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करके आपको बता रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं। तो अभी तक हमने परसेंटेज की बातें सीखी, मोलरिटी की बातें सीखी। आज हम आपको बताएंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। कल मैंने एक बुक के अंदर आपको दिखाया था एक पेज, कि किस तरीके से उस बुक के अंदर हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी लिखी हुई होती है, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की। डेंसिटी के बारे में आपको सिखाया कि डेंसिटी होती क्या है। तो उन सारी चीजों के बारे में सीखने के बाद ही हम सॉल्यूशनों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना ज्ञान हमें होना ही चाहिए। तो वो उसी चीज को हम आप आगे बढ़ाते हैं, और आज हम आपको बताएंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो अभी तक जो हमने आपको सिखाया है वो कौन कौन सी चीजें हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दें, स्टेप बता दें। सबसे पहले हमने आपको सिखाया था किसी काम को परचेज करना। परचेज करने के बाद आपके लैब के अंदर आपके पास केमिकल्स आ गए। केमिकल्स आ गए तो फिर आपको उनके बनाने पड़ेंगे सॉल्यूशन। और आपने ध्यान दिया था शुरू में जो मैंने बताया, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 2 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें जो लिक्विड आप लेते हो उसको आप किस नाम से पुकारते थे? सॉल्वेंट। और जो चीज आप उसमें मिलाते हो, दूसरी चीज जो अक्सर कम अमाउंट में होती है, आप उसे क्या कहते थे? सोल्यूट। ऐसा हमने पढ़ा। और हमने ये भी बताया कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हमने शब्द यूज किए, वो इस आधार पे किए जिसके ज्यादा मोल होते हैं। कोई भी ऐसी चीज, हमने मोल वर्ड सीखा था वहां पे, क्या सीखा था? मोल। जिसके ज्यादा होमोल वो सोलवेंट होता है, और जिसके कम होमोल्स वो सोल्यूट होता है। ऐसा हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने सीखा कि सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन जो सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन बनाते वक्त आपसे अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बनवाए जा सकते हैं। एक तो परसेंटेज परसेंटेज की फॉर्म में बनवा सकते हैं कोई सॉल्यूशन, 1%, 2%, ऐसा हमने बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि वो जो सॉल्यूशन है, दूसरा तरीका जो बनवाने का है वो मोलरिटी की फॉर्म में हो सकता है। इस फॉर्म में हो सकता है मोलरिटी। फिर हमने सिखाया मोलरिटी के दौरान एक शब्द आता है, वो भी आपका मोल आ जाता है। जो हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी चीज को ये बताने के लिए कि वो सॉल्वेंट है, सोल्यूट, तो भी मोल वर्ड को यूज करते हैं। जिसके मोल ज्यादा वो सोल्यूट सॉल्वेंट, और जिसके मोल कम वो सोल्यूट। उन्हीं मोलों को हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो मोल होते हैं, उसके दौरान आपने ये सीखा कि वन मोल वन मोल का मतलब कंपाउंड हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे आपने देखा, और कौन से कंपाउंड आपने देखे थे? NaOH आपने देखा है ना। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा, देखो इस टाइप से कोई भी हो इनमें से आप इसका मास निकाल लेते हैं, इसका मोलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, ये मोलिक्यूल है। मैंने आपको ये भी सिखाया साथ के साथ कि ये जो 2 शब्द थे, किसी को आप एटम कहते हैं, किसी को आप मोलिक्यूल कह देते हैं, ये सिखाया आपको।
आपको ये बताया जो अकेली चीज होती है वो एटम होती है। जैसे H लिख दिया तो एटम है, और H मैंने एक से ज्यादा लिख दी H2 तो वो मोलिक्यूल बन गया। अकेला दिखे तो एटम, एक से ज्यादा दिखे तो मोलिक्यूल। ये बातें हमने पढ़ी। अब यहाँ पे इसमें एक एटम तो दिख नहीं रहा, चाहे H2O वाटर में देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखें, देखो क्या एक एटम दिख रहा है? एक से ज्यादा दिख रहे हैं। एक से ज्यादा दिख रहे हैं तो क्या ये सारे एटम, ये एटम है? एटम है ना, क्योंकि एक से ज्यादा एटम दिख रहे हैं तो ये भी मोलिक्यूल है, ये भी मोलिक्यूल, और ये भी मोलिक्यूल। तो ये चीज आपने सीखनी कि किसी भी चीज को सामने आपके रख दिया जाए ऐसे नाम लिख के, और आपको पूछ लिया जाए बताओ एटम या मोलिक्यूल, तो आप बड़ी आराम से बता सकते हो। अकेला दिखे ऐसे तो एटम है, और एक से ज्यादा दिखे तो वो मोलिक्यूल। तो जो आप सॉल्यूशन बनाते हो हमेशा लैब में, जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे वो मोलिक्यूल ही होंगे आपके पास, वो कंपाउंड होगा, मोलिक्यूल होगा। बोलो कौन होगा? वो मोलिक्यूल ही होंगे, वो कंपाउंड होगा, कोई सब्सटेंस होगा। हर चीज का कोई ना कोई मास होता, आपने ये सीखा। आपने कुछ चीजों के मास सीखे थे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एटम लिखा था, आगे उसका कोई मास लिखा था ऐसे। जैसे H का आपने सीखा था, H का मास कितना था? हाँ 1, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आपने सीखा कार्बन, सी का मास कितना था? 12, तो ठीक है। फिर आपने O का सीखा, O का बोलो कितना था? हाँ 16, बिल्कुल ठीक है, 16 होता है इसका। तो इस तरह से आपने कुछ चीजों के मास भी सीखे। तो आपका आपने एक और सीखा था Na, जिसको सोडियम कहते हैं, इसका कितना था? हाँ बिल्कुल सही, 23 था इसका। तो इस तरीके से ये चीजें आपने याद कर ली। देखो डेली सुनते हो तो होगी ना याद, क्योंकि कई कई बार हमने बोल ली तो धीरे धीरे आपने वो चीजें याद भी कर ली, हो गया। तो ऐसे ही हर चीज का आपने मास सीखा था। जैसे H का मास 1 है तो 2, इसका तो 2 हो गया क्योंकि 2 है, और ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 + 16 बोलो कितना आ गया था? आपने निकाला था 18। और ग्राम लिख देते हैं। ग्राम लिखते ही सर जो भी किसी मोलिक्यूल का आ गया मास, आप उसे 1 मोल बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कोई भी जो मोलिक्यूल हो उसका मास। अब इस मोलिक्यूल का कोई अलग मास होगा। जैसे सोडियम का हमने बताया था, बोलो कितना दिख रहा है सोडियम का? 23। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है? 16, बिल्कुल। हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है? H का 1। और तो ये जैसे 40 आ गया, 40 ग्राम लिख दिया, तो इसको भी आपने क्या बोल दिया था यहाँ पे? 1 मोल, ऐसा आपने सीखा था। ऐसे H2SO4 यहाँ पे एक चीज नई आ गई, वो S आ गया यहाँ पे। S का जो मास होता है, इसका उल्टा कर दो, 23 का उल्टा बोलो क्या हो गया? 32। ऐसे आप याद कर लेंगे। भाई सोडियम का सीखा, सोडियम के बाद हमने सल्फर का सीख लिया। तो जो सल्फर का मास यहाँ पे आया, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हर जो सब्सटेंस है उसका कोई कोई ना कोई मास होता है, और उसी मास को हम क्या बोल देते हैं? 1 मोल। तो जो भी इसका मोलिकुलर मास होगा, हर मोलिक्यूल का कोई मास, और उसको बोल देते हैं 1 मोल। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, अगला जो पॉइंट था, ये मोलेरिटी जो हमने पढ़ी थी, मोलेरिटी। हम मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, इसमें बनाने के लिए हमने एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ती है मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, कि हम इसमें क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। एक तो हमें चाहिए मोल, क्या चाहिए? मोलरिटी है तो मोल्स चाहिए। जो भी मोल होंगे ना उसको हम डिसोल्व कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे? डिसोल्व, घोल देते हैं। किसके अंदर घोलने हमेशा, वो भी हमने फिक्स किया था। डिसोल्व किस में करेंगे? 1000 ml ऑफ दी सॉल्यूशन, 1000 के अंदर, 1000 ml के अंदर। आपको बताया था ना कि आप एक लंबी मेजरिंग फ्लास्क ले लेते हैं, देखो ऐसे लंबी नेक वाली, और जो ये लंबी फ्लास्क होगी ये 1000 ml की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? 1000 ml की। और इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे 1000 ml। कोई आपको ये कह दे, कोई आपको ये कह दे कि भाई जो सॉल्यूशन है ना, किसी भी चीज NaOH का बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड जो भी बनाओ, वो सॉल्यूशन आप बना दो 1 m का। बोलो किसका बना दो? 1 m का। आप सॉल्यूशन बना दो 0.1 m का। आप सॉल्यूशन बना दो 0.01 m का। क्या पता क्या आपके टीचर कह देगा या बच्चे कह देंगे। तो जो भी सॉल्यूशन आपको कहा जाए बनाने के लिए, जो ये कहेंगे ना, इससे पहले जो भी शब्द ये लिखा मिलता है, ये कोई और नहीं है, ये है मोल। बोलो क्या है? ये नंबर ऑफ मोल। और जो नंबर ऑफ मोल है वो आपको किस में डिसोल्व करने हैं? जो परिभाषा होती है ना किसी भी चीज की, वो परिभाषा मेरे क्या बताइए। कोई आपसे ये पूछे मोलेरिटी क्या होती है, तो आप ये बताओगे जी मोलेरिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के मोल ले लो। क्या ले लो? मोल। और उसको 1000 ml सॉल्यूशन में घोल दो। जितने मोल लोगे, 1 मोल लोगे तो वो सॉल्यूशन 1 m का होगा। अगर वो मोल आपने 0.1 मोल ले लिए तो वो 0.1 m का सॉल्यूशन होगा। अगर आप जो मोल है
वो 0.01 मोल ले लोगे तो 0.01 का सॉल्यूशन होगा, इतनी मोलिटी का। तो सॉल्यूशन तो उतना ही रहना है 1000 ml, लेकिन उसमें मोलों की मात्रा बदल जाएगी। किसकी मात्रा बदल जाएगी? मोल की। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये मोल क्या होते हैं, कैसे हम मोल बनाएं? फिर आप कहेंगे जी 1 मोल का तो आपने बता दिया यहाँ पे कि 1 मोल का मतलब होता है उसका मोलिकुलर मास, 1 मोल का। अब 1 मोल का हो गया मोलिकुलर मास। तो देखो एक फार्मूला अगर हम आपसे पूछना चाहें, देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल, देखो आप बड़े ध्यान से देखना, आप एकदम अपने आप बता दोगे सिंपल तरीके से भी। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मैंने ये पूछा कि 1 मोल अगर कोई चीज होती, देखो इस नंबर ऑफ मोल की जगह मैं 1 पुट कर दूं, बोलो क्या पुट कर दूं? 1। अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो, अगर 1 होगा तो एक आंसर कब आता है वो बताओ, कब आएगा? जब मान लीजिए ऊपर में 18 पुट कर दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की जगह पर ऊपर मैंने 18 पुट कर दिया, बोलो नीचे भी क्या होना चाहिए? 18, तभी तो 1 आएगा ना। ऊपर मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 पुट कर दूं तो नीचे कितना होना चाहिए? 40, तभी तो आंसर 1 आएगा ना। तो मतलब समझ गए आप 1 कब आएगा? मतलब नंबर ऑफ मोल 1 हो तो आंसर कब आएगा? जब ऊपर नीचे दोनों चीजें बराबर हो। अब ये ऊपर नीचे है क्या? अब ये ऊपर नीचे जो भी चीज होती है ना, ये मास होता है। बोलो क्या होता है? मास। एक तो होता है गिवन मास, बोलो कौन सा मास होता है? गिवन मास का मतलब जो हम तोलेंगे, जो हम तोलेंगे वो मास, और वो भी हमें हमेशा ग्राम में लेना होता है। बोलो किसमें? एक जो भी सब्सटेंस है ना जिसके मोल हमें बनाने हैं, मान लो हमने मोल बनाने हैं NaOH के, तो नीचे जो लिखेंगे ना इस मोलिक्यूल का मास लिखेंगे, उसे बोलते हैं मोलिकुलर मास। बोलो कौन सा मास? मोलिकुलर मास। वो तो फिक्स होता है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब आंसर 1 लाना था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे NaOH की, बोलो किस चीज की? NaOH की। NaOH की बात करते हैं तो नीचे जो इसका मोलिकुलर मास था ना, देखो जो 40 आया था, वो तो नीचे लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखना है नीचे। अब ऊपर बोलो क्या आएंगे? आंसर 1 आ जाएगा। बोलो 40, तो इसका मतलब 40 ग्राम, मतलब वो 1 मोल बन गया। बोलो क्या बन गया? 1 मोल। 1 मोल को इसमें घोल दो और पानी डाल दो, वो सॉल्यूशन किसका बन गया? 1m का। अब हमें बनाना है 0.1 मोल। बोलो क्या? मैं दोबारा से मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 आंसर आना चाहिए। बोलो कितना आना चाहिए? बोलो 0.1 कब आएगा? ये चीज तो हो गई है फिक्स। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? मोलिकुलर मास। वो तो 40 ही रहना है, वो तो बदल नहीं सकता ना। बदल क्या सकता है? जो आप वे करोगे, जो आप तोलोगे, कितना लो, वो कितना लो, तो वो यहाँ पे है हमारे पास, तो वो कितना ले। अब देखो, या तो आप बार बार ऐसे करते रहो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, नहीं तो एक तरीका होता है मैथ में, बड़ी सिंपल सी बात। हम है ना जो चीज निकालनी है ना कि कितना ले, उसको हम x मान लेते हैं हमेशा। क्या मान लेते हैं? x, भाई कितना है। उसके बाद क्या करना है? देखो ये हमें बोलो कितने सॉल्यूशन क्या बनाना है? 0.1 का। तो ये फार्मूला बोलो नंबर ऑफ मोल का क्या था जो अभी अभी हमने सीखा था? नंबर ऑफ मोल का फार्मूला था गिवन मास। बोलो क्या था? वो भी किस चीज में? ग्राम में। और उसको डिवाइड किससे कर दो? मोलिकुलर मास से। बोलो किससे डिवाइड करना था? मोलिकुलर मास से। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, अब मैंने दोबारा से ऊपर लिख दिया है। अब जो लिखा था, अब देखो जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया NaOH का, और NaOH का ये कह दिया 0.1m का सॉल्यूशन इसका बना दो। तो हम क्या करेंगे? बोलो आपने नंबर ऑफ मोल के नीचे तो 0.1 लिख दिया, भाई इतने मोल चाहिए हमें। अभी बताया था ना कितने मोल 1000 ml में घोलोगे, तो 0.1m का सॉल्यूशन बनाया तो 0.1 ही तो लिख रखा है, 0.1 मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल का ये फार्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल की जगह तो 0.1 लिख दिया आपने। उसके बाद नीचे मोलिकुलर मास को बदल नहीं सकते NaOH का, वो तो 40 है तो 40 ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। अब ये मास निकालना है कितना तोले, जो तोले उसको x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x। अब मैथ की चीज सिखाता हूं, जो मान लीजिए आप भूल गए हो, तो क्या करते हैं? कुछ भी ना हो तो नीचे 1 लिख दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको देखो आर पार, आर पार, ये इधर और ये इधर गुणा करना है। अब देखो इसको इधर गुणा कर दोगे, देखो इधर ऐसे, तो 1 को गुणा करो किसी चीज से तो वो चीज उतनी ही रहती, वो तो बदलती नहीं। अब 40 चला जाएगा ऊपर, देखो उधर गुना हो गया, तो 0.1 था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, ये आ गया 40। समझ गए ना मैथ क्या करता है? मैथ में कोई भी चीज ऐसे लिख रखी हो, जैसे नंबर ऑफ मोल की जगह हमने ये लिख दिया, गिवन मास हमें पता ही नहीं कितना तोले हम, वो निकालना चाहते हैं, x मान लिया। या आप यहाँ कुछ लिख दो, x y z a b c कुछ लिख दो, ये तो बस नाम रख रखा है उसका।
उसके बाद डिवाइडेड में 40 क्यों लिखा, NaOH का 40 है। अगर पानी होता तो 18 लिखते, सल्फ्यूरिक एसिड होता तो उसका लिखते मास। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना, क्रॉस करना। क्रॉस किया है ना, और क्रॉस में जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर दिया। इसलिए इसको बोल रहे हैं क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन होता है, 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स रह गया। अब ये बताओ यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, मैथ के अनुसार सीखा था जो डेसिमल है, डेसिमल, डेसिमल को जब हम हटाते हैं ऐसे तो बोलो नीचे क्या आ जाता है, डेसिमल की जगह तो 1 आता है, आगे जितनी संख्या है वहां पे 0। अब ऊपर 40 है, नीचे 10 है, तो भाग करना, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 10 एकम 10, 10 चौके 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब ये 4 ग्राम आ गया। बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई ये कह दे कि NaOH का सॉल्यूशन बनाओ, वो कुछ कुछ तो बोलेगा, 1m का बनाओ, 0.1 का बनाओ, 0.01 का बनाओ, जितने का भी कहे। तो ये जो भी कहता है ये मोल है, जो आगे लिख रखे मोल है। तो मोल कैसे बनते हैं, मोल का सीधा सा फार्मूला है कि मोल बनाने के लिए जो भी मास है वो तो हमें निकालना पड़ेगा कितना है, उसको किससे भाग कर दो, जो भी कंपाउंड का नाम है उसके मोलिकुलर मास से। अब जितने का सॉल्यूशन बनाना है वो तो नंबर ऑफ मोल की जगह लिख दो, जैसे 0.1 का तो 0.1 लिख के मैंने दिखा दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक्स लिख दिया, नहीं पता था नीचे इसका मास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ये चीज आ गई, काटा पीटा तो बोलो कितना आ गया, 4 ग्राम। मतलब 4 ग्राम ले लो NaOH और उसको इसमें मेजरिंग फ्लास्क में डालो, और डालने के बाद फिर इसमें पानी डाल के घोल के और इस मार्क तक, यहाँ तक पानी भर दो। ये जो सॉल्यूशन बन गया है ये किसका बन गया, बोलो 0.1m का बन गया। चलो अब मैं ये देखता हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, आपसे ये अगला सॉल्यूशन बनवाता हूं 0.01 का। अब ये कैसे बनेगा बताओ, 0.01 का सॉल्यूशन बनाना और NaOH का ही बनाना है। बोलो किसका बनाना है, NaOH। उसके लिए बोलो क्या करोगे, ये M से पहले जो ये लिख रखा है ये क्या है, बोलो क्या है ये, मोल। बोलो क्या है, मोल। और तो फार्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल का बताओ। देखो इसको मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि अब इसका बनाना है हमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोलो किसका बनाना है, NaOH का। NaOH का बोलो कितना सॉल्यूशन बनाना है, 0.1 का ये हो। तो बोलो कितने मोल हो गए जो लिख रखे हैं, बोलो कितना लिखा दिख रहा है बताओ, 0.01, बिल्कुल ठीक। तो इसकी जगह हमने 0.01 लिख दिया, मोल की जगह लिख दिया ना जी। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये लाइन लगा दी। अब मोलिकुलर मास लिख रखा है, मोलिकुलर मास किसका लें, जिसका सॉल्यूशन बनाना है। तो NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, 40। तो यहाँ पे फिर से 40 लिख दिया। अब कितना तोल लें हम, क्या आपको पता है, नहीं पता, वही तो निकालना चाहते हैं। जब ना पता हो तो उसको कितना मान लो, XYZ कुछ ही लिख दो। अब इसके बाद नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं, 1। अब बोलो क्या तरीका था मैथ का, हाँ क्रॉस, क्रॉस करके मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर चला गया वहां पे, तो ये 0.01 तो पहले था, मल्टीप्लाई में कौन हो गया ऊपर जाके 40, और इधर 1 आएगा मल्टीप्लाई होके, 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इधर x लिखा रह गया। अब मैंने डेसिमल का तरीका आपको सिखाया था, बटे में क्या आएगा, जो डॉट दिख रही है डॉट के आगे तो क्या लिख दो, 1, और आगे की देख लो कितने आपके डिजिट हैं, एक और एक 2, तो 2 जीरो लगा दो, ऐसे कर दिया आपने। अब उसके बाद बोलो क्या करने वाले हो आप, बोलो क्या करोगे, आपके एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 4/10 रह गया यहाँ पे, क्या देखो ये डेसिमल तो हट चुका था ना, 4/10, 4/10 को क्या लिख सकते हो बोलो, 0.4 ग्राम। बोलो कितना, ये x की वैल्यू आ गई, बोलो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है ना। तो बोलो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो x आ गया 0.4 ग्राम। बोलो कितना आ गया, 0.4 ग्राम इसका आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। अब 0.4 ग्राम आ गया तो 0.4 ग्राम इसमें डालो और कितने तक बना दो, 1000 ml तक, तो वो आपका सॉल्यूशन बन गया 0.1m का। किसका बन गया, 0.1m का। इतना आ गया जी समझ में। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था, इस तरीके से हम मोलरिटी के सॉल्यूशन बना सकते हैं। बोलो किसके बना सकते हैं, मोलरिटी के। ठीक हो गया जी। अब एक चीज बड़ी वैसी है जो अब हमें ध्यान रखनी है। अब अगले जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जिसको साफ कर दूं मैं यहां से, मोलरिटी के बाद अगले जो सॉल्यूशन हमें बनाने होते हैं ना जी,
वो हमें बनाने होते हैं नॉर्मेलिटी के। इसलिए जो तीसरी मेन चीज है अब हमारे लिए यहाँ पे वो है नॉर्मेलिटी। चलो क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब जैसे आपने सीखा था मोल का पहला अक्षर तो एम दिख रहा था, तो मोल्स देखते थे हम वहां पे, क्या देखते थे? मोल। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो नॉर्मेलिटी जब चीज आ जाती है, इसको बड़े एन से लिखते थे मोलिटी को, इसको बड़े एन से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? बड़े एन से। एक चीज दोनों में बिल्कुल कॉमन है, वो क्या? जो चीज आप घोलोगे ना, घोलोगे कौन? सोल्यूट को। किसमें डालते हो सोल्यूट को? हमेशा सोलवेंट में। अब करेंगे क्या? देखो सोल्यूट यहाँ पे कौन था? NaOH जो आपने तोला, वो सोल्यूट हो गया। उसको घोला किसमें? पानी में, तो वाटर क्या हो गया था? सोलवेंट हो गया था। अब ऐसे ही यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने कितने ml बनाया था? बोलो 1000 ml में घोला था। ऐसे नॉर्मेलिटी के दौरान भी जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा ना, वो 1000 ml सॉल्यूशन ही बनाना है। बोलो कितना बनाना है? 1000। अब देखो मैंने ये बताया था ना, किसी भी चीज को बोलने के तरीके अलग होते हैं। जैसे मनी को बोलने के तरीके अलग होते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, तो आप ये कह दोगे जी 1 रुपया है। अब मैं पैसे लिया हूं, तो आप कह दोगे 100 पैसे हैं। या डॉलर की फॉर्म में, मान लीजिए आज डॉलर की कीमत 90 रुपए है, तो मान लीजिए मैं 1 डॉलर लिया हूं, तो आप क्या कहोगे? ये 1 डॉलर है या 90 रुपए हैं। ऐसे, क्योंकि आपस में उनका देखा जाता है, उनमें संबंध क्या है। ऐसे ही आपने क्या देखा, यहाँ पे तो मोलों की फॉर्म में हम देख रहे थे किसी भी चीज को। यहाँ पे जिसकी फॉर्म में देखेंगे ना जी, उस चीज को यहाँ पे हम बोलेंगे। देखो मैंने ग्राम तो लिख दिया, आप सोचो किसी ग्राम तो हमने देख ही लिया, लेकिन ग्राम के आगे एक नया शब्द जुड़ जाता है इकट्ठा, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे बोल देते, ये नया तरीका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया जी, हमने मोल तो सीख लिया क्या होता है, मोल अब ये भी सीखा था ना क्या होता है। बोलो कैसे सीखा था आपने? कि जो नंबर ऑफ मोल थे, वो बोलो आपने कैसे निकाले थे? बोलो ऊपर क्या लिखा था? गिवन मास। बोलो क्या लिखा था? किसी चीज का मास, और वो भी किस चीज में? ग्राम में। देखो अभी अभी जो हमने प्रैक्टिस की थी मोल निकालने के लिए, और नीचे उसके डिवाइडेड में क्या लिख दिया था? मोलिकुलर मास। बोलो क्या लिख दिया था? मोलिकुलर, ऐसे मास लिख दिया था हमने। अभी मोलिकुलर मास तो लिख दिया, और जो ये यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट लिख रखा था ना, ऐसे एक नई चीज आ जाती है यहाँ पे। ये नंबर ऑफ मोल थे ना, तो मोल की जगह यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे। ग्राम को जी से लिख देंगे, और इक्विवेलेंट को EQ से लिख देंगे, छोटा करके बस। और अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला वही है जो ऊपर था। बोलो ऊपर तो वही था, बोलो गिवन मास लेंगे ऊपर, बोलो क्या लेंगे? गिवन मास लेंगे ग्राम में। लेकिन नीचे, नीचे जिस चीज से हम भाग करेंगे, भाग, वो हम भाग करेंगे ना इसी से करेंगे, यहाँ पे मोलिकुलर मास से। बोलो किस चीज से? लेकिन यहाँ पे गुणा में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे किसी चीज से। देखो इतनी बात तो ठीक थी, नंबर ऑफ मोल जितनी होगी वो बात तो, भाई गिवन मास को किससे भाग कर दो? मोलिकुलर मास से कर दिया दोबारा। इतना भाग करने के इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज और है, किसी चीज से गुणा भी करेंगे ऊपर, वो क्या होगा? वो डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। जितने भी कंपाउंड हो गए ना जी, जो आप देखो, जो आप आपके सिलेबस में है, जो बच्चों के सिलेबस में जो आप पढ़ाओगे, उसमें से कुछ कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको देखते याद हो जाएंगे। देखो वो क्या? जैसे NaOH। अब आपको दो ही चीज दिखनी चाहिए कहीं पे, या तो H दिखना चाहिए इकट्ठा, या इकट्ठा OH दिखना चाहिए। दो चीज ढूंढो, क्या वो दिख रही है कहीं पे? HOH। देखो इसमें OH दिख गया ना, इसमें H दिख गया आपको अलग से। बोलो कितने H दिखे? दो। जितने दिखे उतने से यहाँ पे क्या कर दो? गुणा कर दो। सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड के आप नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो। बोलो कैसे? वही तरीका, मास कितना लोगे और उसका मोलिकुलर मास, इसका हम निकाल सकते हैं। और तो वो तो नंबर ऑफ मोल आ गए। अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मोल तो कब चाहिए? जब हमें मोलरिटी पता लगानी हो लगे। लेकिन अब जब आपको नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन बनाने हैं तो क्या करोगे? तो नंबर ऑफ मोल जो निकल, देखो इतना ही रख दिया तो एक नंबर ऑफ मोल है। अब उसको किससे गुणा करो? जो भी कंपाउंड का फार्मूला होगा ना जी, उस फार्मूले के अंदर जो आपके सिलेबस में है, शुरू शुरू में जो बच्चे नए नए लेके आते हैं, उसमें H ढूंढने हैं। वैसे हमेशा H से काम नहीं चलता, लेकिन शुरुआती दौर पे मान लीजिए मैंने लिख दिया HCl। बोलो कितने H दिख रहे हैं? एक। तो यहाँ पे एक से गुणा कर दोगे बस, एक से गुणा करने से कोई फर्क पड़ना नहीं।
मतलब वही नंबर ऑफ मोल आएंगे, वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। अब मान लीजिए मैं HNO3 लिख दूं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड जो लैब में रखा है। बोलो कितने H दिख रहे हैं? एक। तो भी एक से गुना कर दोगे। और सल्फ्यूरिक एसिड में कितने दिख रहे हैं? दो से गुना कर देंगे यहाँ पे। हम NaH दिख रहे हैं, NaH में कितने H दिख रहे हैं? एक। तो एक से गुना कर देंगे हम। कुछ पता चल गया आपको? तो कहने का अभिप्राय क्या है, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, जब हमें सॉल्यूशन बनाना है, अब नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, आप ध्यान से देखना। वही आ गया, बच्चे ने आपको ये कह दिया कि आप 0.1 N का NaH का सॉल्यूशन बना दो। बोलो किसका? NaH का बना दो सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे बताओ? अब ये कह दो ये रहा फार्मूला हमारे पास, ये रहा फार्मूला। तो जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे, इस फार्मूले के अनुसार बोलो हम क्या कर सकते हैं। देखो गिवन मास, हमें बोलो कितनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है? 0.1। तो N से पहले जो लिखा दिखे ना वो ग्राम इक्विवेलेंट है। बोलो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? 0.1। हमने लिख दिया देखो इसके नीचे, जैसे नंबर ऑफ मोल में लिख रहे थे मोल। अब उसके आगे क्या लिखे? मास, गिवन मास। बोलो कितना तोल लें? नहीं पता। नहीं पता हो तो क्या लिखते हैं? एक्स लिख दिया। अब उसके बाद मोलिकुलर मास, बोलो NaH का मोलिकुलर मास कितना है जो ऊपर निकाला था? 140 लिख दिया। ये तो हम आपको ये तो नंबर ऑफ मोल जैसी बात हो गई। अब एक चीज बच गई, वो क्या? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे कोई n फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोई फैक्टर जिससे गुणा करना है। अब वो कैसे देखें? NaH में कितने H दिख रहे हैं? एक। बोलो किससे गुणा करो? एक। एक से कोई फर्क पड़ना नहीं। उसके बाद बोलो सिर्फ क्या करना रह गया? बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आके तो x रह गया। बोलो कौन रह गया? x। ये ऊपर गया तो 0.1 गुना में 40। तो बोलो डेसिमल हटाया, नीचे डेसिमल की जगह 1 0, 10 चौके 40। बोलो कितने ग्राम आ गया? ये 4 आ गया यहाँ पे, 4। ये 4 आ गया। तो 4 ग्राम। उसी टाइप से मेजरिंग फ्लास्क ले लो, देखो ऐसे लंबी नेक वाली, है ना जी। और यहाँ पे वही निशान लग रहा है, 1000 ml ही है, लेना वही 1000 ml है। बोलो कितने ग्राम तोल लिया? 4 ग्राम। इसमें डाल दो, सॉल्यूशन जो बन गया ना वो 0.1 नॉर्मेलिटी का बन गया। बोलो किसका बन गया? 0.1 नॉर्मेलिटी का। पता चल गया ना जी। अब एक चीज बताओ, अभी तक जितना आपने देखा, चाहे मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया हो, चाहे नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए आपने एक चीज क्या जरूर याद रखी, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन बनाने हैं वो सॉल्यूशन आपको कम तो बनाने नहीं। सॉल्यूशन तो देखो हमारा बहुत बड़ा बैच होता है, कम से कम 1000 ml तो बनाओगे ही। तो 1000 के हिसाब से इसलिए आपको सिखा रहे हैं ये। नहीं तो कम बनाना है तो उसके अनुसार, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हम उसको भाग कर देते हैं। तो 1000 के हिसाब से हमें याद रखना जरूरी है। तो हमने क्या सीखा मोलरिटी में? सॉल्यूशन तो जी 1000 ही बनाना है। अब उसमें जो भी बच्चा कहे कितनी मोलरिटी का बनाना है, उतने मोल लेने हैं। क्या लेने हैं? मोल। अब 0.1 m होता तो 0.1 क्या लेते हैं? मोल। फार्मूला ये रहा। कोई कहे दे 0.1 n, तो n का मतलब नॉर्मेलिटी, तो ये रहा फार्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। बोलो n में, नॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में क्या फर्क है? हमें क्या चाहिए? मोलरिटी हो तो हमें क्या चाहिए? मोल्स। नॉर्मेलिटी हो तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम तो नाम सुन ही रखा था, ये ग्राम और इक्विवेलेंट इकट्ठा नाम है। कभी सोचो जी ग्राम अलग है ना, ये एक नाम हो गया, एक नाम। देखो ग्राम अलग चीज होती है और ग्राम इक्विवेलेंट जुड़ गए ना तो ये एक अलग चीज होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जुड़ गए तो ये कैसे निकालें? इधर आपने सीखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल की तरह ही निकाले जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल में जो मास होता है, गिवन मास जो हमें तोलना है ग्राम में, उसको किससे भाग करते थे? मोलिकुलर मास से। अब भी उसी से भाग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और आ गई, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई यहाँ पे करते वो आ गया एन फैक्टर। बोलो क्या आ गया? कोई एन फैक्टर। शुरुआती दौर में मैंने आपको समझा दिया कि एन कैसे देखते हैं। जो कुछ एक कंपाउंड आपको लैब के अंदर मिलेंगे, एकदम ज्यादा केमिस्ट्री में तो अंदर घुस नहीं सकता मैं, तो इसलिए उस तरीके से आपको बताया गया कि आपको एकदम समझ में आ जाए। जैसे कोई ऐसे कंपाउंड जिनमें एच होगा, और वो एच ऐसे होंगे जिनमें एच गिनने से हमारा काम चल जाता है, तो वो एन फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आ जाते हैं और हमारा सॉल्यूशन बड़ी आराम से बन जाता है। ठीक हो गया ना जी। अब उसके बाद जो आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आखिर के सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट और लेंगे बस, इसको साफ कर दूं मैं, इतना था।
देखो मैंने ये डायग्राम यहां से साफ कर दिया, इतना हम हटा देते हैं, फार्मूले लिखे रहने देते हैं। अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सॉल्यूशन बनाओगे। अब क्वेश्चन ये उठा कि जी देखो अभी तक जो मैंने आपको चीज सिखाई है ना, ये नॉर्मेलिटी का ऐसे ऐसे बनाना, ये इसलिए जरूरी था ताकि हमें अपने खुद के ऊपर भी विश्वास पैदा हो जाए। अदरवाइज देखो अब दूसरी चीज देखो जो मैं बता रहा हूं, ये तो चीज थी तोलने वाली चीज। अब मैं आपको जो अगली चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं वो चीज ऐसी है जिसमें क्या होगा कि हमें क्या करना है कि जो ये जो टेबल थी देखो जो कल मैंने बताई थी, ये लिक्विड चीजों की टेबल है जिसमें पहले से नॉर्मेलिटी गिवन है। अब जैसे इस टेबल में अगर आप देखिए और मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए आपको एक नाम पढ़ के बता देता हूं। जैसे मैंने नाम यहाँ पे देखा और ये नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड भी दे दे। सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल ला रखी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल क्योंकि आपने ला रखी है मैं उसी का बता देता हूं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के आगे लिख रखा है 36N। क्या लिख रखा है? 36N लिख रखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 36N, आप बड़े ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे 36N लिख रखा है। यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी है इसकी, ये कंसंट्रेटेड बोतल की नॉर्मेलिटी है। तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूं, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया H2SO4। क्या लिख दिया? और ये लिख दिया मैंने कंसंट्रेटेड लिखना हो ना तो CONC लिख देते हैं बस इसके आगे, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। CONC कंसंट्रेटेड स्पेलिंग है, ये अधूरी स्पेलिंग है। तो ये लिख दिया और इसकी बोलो मैंने क्या बताया, इसकी नॉर्मेलिटी बोलो कितनी होती है 36N। जो बोतल हम खरीदते हैं उसकी नॉर्मेलिटी इतनी होती है। अब लैब ये तो हो गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब टीचर ने ये कहा कि भाई जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो हमारे बोतल के ऊपर हम लिख देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी होती है 1N। देखो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट को हम ऐसे DIL लिख के छोड़ देते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखना चाहो तो DILUTE डाइल्यूट बन जाता है। कल मैंने शब्द का मतलब बताया था आपको डाइल्यूट का, बताओ क्या मतलब था? डाइल्यूशन का मतलब क्या डालना, इसमें क्या मिला दो, बाहर से पानी मिला दो। पानी डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। कोई आपसे ये कह देना, मान लो आप चले गए कहीं पे, या मैं कह दूं डाइल्यूशन कर दो इसकी, मान लो मैं आपकी केमिस्ट्री को यूज करूं आपके घर पे जाके, मान लीजिए आप हमारे घर आ गया, मैं आपके घर चला गया, आपने ना शिकंजी बना दी, वो ज्यादा मीठी थी, मेरे को ज्यादा मीठी लगी, मैं उसको थोड़ी फीकी करवाना चाहता हूं, मैंने केमिस्ट्री यूज कर दी, साइंस की भाषा, मैं बोला जी इसका डाइल्यूशन कर दो। तो आप क्या समझोगे? डाइल्यूशन का मतलब ये बंदा क्या कह रहा है आपको? पानी मिला दो, भाई ज्यादा मीठी होगी डाइल्यूशन कर दो। तो ऐसे ही अगर हम घर में एक दो बार ऐसे अपने बच्चों के साथ भी बात कर लें कि भाई डाइल्यूशन कर दो, कोई चीज मीठी होगी डाइल्यूशन कर दो, या कंसंट्रेटेड कर दो, इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें और मीठा कर दो, मतलब पानी मत मिलाओ, उसमें जो चीनी मिलानी है ना वो मिला दो। तो दो शब्द होते हैं, डाइल्यूशन कर दो मतलब पानी मिला दो, कंसंट्रेटेड कर दो मतलब वो जो चीज है सोल्यूट जो है सोल्यूट वो मिला दो। ठीक हो गया ना जी? जैसे चीनी है घर में सोल्यूट तो वो मिला दो पानी में। अब तो मतलब समझ गए होगे ना? तो ये मतलब होता है डाइल्यूशन का और कंसंट्रेटेड का। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना और कंसंट्रेटेड का मतलब सोल्यूट मिलाना, जो सोल्यूट है जो चीनी है नमक है जो भी मिलाते हैं, भाई कंसंट्रेटेड कर दो। अब देखना, अब ये दो चीज हो गई। मैंने जैसे आपको बताया हमारी लैब के अंदर कभी भी जो हम खरीदते हैं वो हमेशा कंसंट्रेटेड चीज खरीदते हैं, डाइल्यूट नहीं खरीदते। अब इसका इसमें बदलना है, कैसे बदलें, क्या करें? उसके लिए मैं एक बड़ा बढ़िया फार्मूला है, क्यों आया कैसे आया मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया फार्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2, ऐसे लिख दिया मैंने। अब जो मैंने लिख दिया ना N, देखो इतना तो आप समझ लोगे, N का मतलब भाई बात किसकी चल रही है ऊपर? नॉर्मेलिटी की। अब सॉल्यूशन हमें एक तो हमारे पास है और दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। दूसरा सॉल्यूशन बनाओगे इसकी सहायता से ही तो बनाओगे ना। देखो जो बोतल हम खरीद ले आए, जो खरीद के लेके आए वो 36N है, उसकी नॉर्मेलिटी वो रखी है हमारे पास, है ना? जैसे ये बड़ी बोतल रखी है देखो आपके पास, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड की आपके पास ये बड़ी बोतल रखी है, सल्फ्यूरिक एसिड की है, किसकी बोतल है ये? और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? मैंने क्या लिख रखा है बोर्ड के ऊपर? 36N की है। अब ये तो हम यू की यूज कर नहीं सकते, कई टेस्ट होते हैं ऐसे जहां पे हम ये सीधा भी यूज करते हैं। अपने कुछ टेस्ट होते हैं बच्चों के जिनमें हमें कंसंट्रेटेड की भी जरूरत
पड़ती है। तो सीधा यही यूज कर लेंगे बच्चे। छोटी बोतल आती है ना, जैसे अपने यहाँ पे रखी है, इनको रिएजेंट बोतल बोलते हैं। मुकेश एक उठा के दिखाना। ये तो है बड़ी बोतल जो हमारे पास आती है, फिर इसकी सहायता से हम दूसरा सॉल्यूशन जो बनाते हैं, वो सॉल्यूशन बना बना के हम इनमें रख देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोलो किस चीज का, ये डाइल्यूट NaOH लिखा दिखा ना, DIL लिख रखा है, डाइल्यूट NaOH। ऐसे हमारे पास यहाँ पे और बोतल भी रखी है जिसके ऊपर लिख रखा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे करके ऐसे ही रखी मिल जाएगी। तो वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इसकी सहायता से बनाएंगे, वो कैसे बनाए, तो वही बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बोलो N1V1 = N2V2। जो चीज हमारे, जिसका हमें पता है ना, जिसका हमें पता है, उसकी बातें तो हम लिखेंगे अपने राइट हैंड साइड में, देखो इधर, जिसका पता है, ठीक है ना। और जिसका नहीं पता, जिसका हमें बनाना है, तो उसका हम यानी दूसरी साइड में लिख देंगे, या अपनी मर्जी से लिख सकते हो। एक साइड में तो हम पूरी जानकारी लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास, बोलो सॉल्यूशन कितना है, 36 N का। अब देखो मेरे पास है ना, यहाँ पे लैब के अंदर देखो मेजरिंग फ्लास्क रखी है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पास इस टाइप से मेजरिंग फ्लास्क रखी है। देखो ऐसे ये रखी है, इसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास देखो यहाँ पे रखी है, देखो ये रखी मेजरिंग फ्लास्क, देखो ये रही, कितने ml की है, ये है 1000 ml की, 1000 ml की मेजरिंग फ्लास्क है। इसको देखो 1000 ml इस पे लिख रखा है, ये हमारे पास रखी है। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया, और ये बनाया हम लोग किसका है, 1000 ml का। देखो 1000 ml मैंने इस पे लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब हमें है ना ये सॉल्यूशन बनाना है 4N का, 4N का, ताकि हमारा ये सॉल्यूशन बने इसमें 4N का बने। लेकिन हमारे पास तो 36N का है, तो हमें 36N में से, 36N वाला जो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो इस बोतल के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है 36N का, इसमें से कितना लें हम, क्योंकि ये तो ज्यादा मीठा है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जैसे मान लो घर में शिकंजी बन गई ज्यादा मीठी, तो उसमें आप पानी मिलाते हो ना, ऐसे ही अब हमें ये सॉल्यूशन है 36N का, इसको 4N में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, अपने 36N के अंदर से थोड़ा बहुत तो एसिड निकालना पड़ेगा ना। कितना निकालने, जो निकालते हो वो तो आप मेजर करोगे मेजरिंग सिलेंडर में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन रखा है ये सल्फ्यूरिक एसिड का, बोलो कितने नॉर्मेलिटी का रखा है, 36। तो N1 के नीचे मैंने 36 लिख दिया, जो हमारे पास रखा है। अब इस बोतल में से मैं कितना निकाल लूं, आपको पता है कितना निकाल लूं, क्या आप तुक्का मार के बता सकते हो ऐसे कि 36 का 4 में बदलना है, तो आप क्या करोगे ना, मैथ यूज करना पड़ेगा। तो जितना हमें इसमें से निकालना हमें नहीं पता, मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया। बोलो क्या लिख दिया, V1। भाई कितना निकाल ले। अब इधर दूसरी बात, अब जो सॉल्यूशन आपको बनाना है वो कितनी नॉर्मेलिटी का बनाना है बताओ, 4N का बनाना है। तो N2 के नीचे N है, N नॉर्मेलिटी जो बनाना है 4N का, तो वहां पे 4 लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि आप कितना बनाना चाहते हो, आपको काफी बोतल भरनी है, तो हो सकता है आप 1000 ml बना लो। क्या पता आपको 2.5 लीटर की बड़ी, और भी बड़ी रखी है मेजरिंग फ्लास्क, 2.5 लीटर की भी रखी है, आपको उतना बनाना हो, तो आप तो कहाँ लिखते हैं ये। मान लीजिए फिलहाल हम 1000 ml ही बना लेते हैं, तो 1000 ml जो बनाओगे ना आप ये, तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे इस V2 के आगे बोलो क्या लिख दो, 1000। देखो बड़ी सीधी सी बात है, आपको सॉल्यूशन जो बनाना है, कौन बनाना है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की नॉर्मेलिटी 4N होती, क्या हमने घोटी ना, कहां से देखी बोलो, ये हमने अपनी जो किताब थी, इस किताब का पेज खोला और इसमें लिख रखा था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें यूज करना है अपने काफी टेस्टों में, वो 4N का होता है। लेकिन 4N की बजाय अगर हमें जरूरत पड़े कई बार टेस्टों में, तो हम 2N का भी बना सकते हैं, 1N का भी बना सकते हैं, और भी कम बना सकते हैं। तरीका यही होगा जो भी हमें बनाना हो। मान लीजिए हमने 4N का बनाना है तो 4 लिख दिया, 1N का बनाना है तो 1 लिख देंगे, 0.1N का बनाना है तो 0.1 लिख देंगे, जो बनाना है वो यहां लिख देंगे। वो तो लिख दिया, कितना बनाना है वो तो हमारे हाथ में है। जो हमारे पास लैब में वो ये मेजरिंग फ्लास्क रखी और टूट गई, मान लो यही रखी 1000 ml की, तो आगे हम 1000 ही लिखेंगे। अगर हमारे पास ये नहीं रखी, 2.5 लीटर की रखी है, तो हम यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, 2500 ml लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 25। समझ में आ गई जितनी बात। उसके बाद देखो सारी बातें लिख दी है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। बोलो फार्मूला क्या था, N1 1 लिख रखे है, तो 1 बोलेंगे N1 V1 = N2 V2। अब जो हमारे पास है उसकी जानकारी लिखी, 36N का है, N1 के नीचे 36, इसमें से कितना निकालें नहीं पता, V1 मान दिया उसको। जैसे वहां पे हम X मान रहे थे ना,
अब यहाँ पे V1 मान लिया। अब उसके बाद बोलो क्या चीज आपने सीख रखी है मैथ के अनुसार, कुछ भी ना हो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, कुछ नहीं है नीचे, जो चीज ऊपर होती है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, हमें तो V1 निकालना है ना, ये जो चीज ऊपर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगी, नीचे। तो V1 बराबर है किसके हो जाएगी, इधर 4 भी पहले से था, 1000 भी पहले से था, बोलो नीचे कौन आ गया यहाँ पे, 36। अब देखो 4 4 9 जा 36, मतलब 4 एकम 4, 4 नहीं में 36। अब 1000 को 9 से भाग कर दो, भाई आपके पास तो फोन भी है, आपके पास कैलकुलेटर भी है, तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर में 1000 को किससे भाग कर दो, 9 से। जब भाग करोगे कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ गया, मान लीजिए मैं करके देखता हूँ, 9 1 जा 9, 1 0 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ऐसे 111.11 ml आ गया आंसर। अब करोगे कैलकुलेटर में तो यही आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया बोलो, इसका मतलब ये हो गया कि 111 ml हमें क्या करना है बोलो, जो आपकी मेजरिंग फ्लास्क है, सॉरी मेजरिंग सिलेंडर जो है, उसे 2 बार 3 बार हमें मेजर करना पड़े, बड़ी भी मेजरिंग सिलेंडर होती है, उसकी सहायता से हम ये इतना नाप लेंगे। बोलो जो मेजरिंग, देखो ये है मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये तो छोटी है, कितने एमएल की है मुकेश, ये सिर्फ 10 एमएल की है। ऐसे हमारे पास बड़ी भी है मेजरिंग सिलेंडर, तो हम बड़ी ले लेंगे और बड़ी के अंदर ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे आराम से, क्योंकि उसका डायमीटर भी चौड़ा होगा, फनल यूज कर सकते हैं, बड़ी सावधानी से डालना है, ग्लाउस वगैरह पहन के, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डालेंगे। बोलो कितना सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, 111.11 ml। बिल्कुल एक एक कैसे करें, एक एक करने के लिए क्या होता है, हमारे पास होती है ब्यूरेट, बोलो क्या होती है, ब्यूरेट, तो उसकी सहायता से डाल सकते हैं, या हमारे पास और भी अप्लायंस होते हैं जिसकी सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट ले लेंगे। कहने का अभिप्राय सिर्फ मेरा ये था कि हम 111.11 ml लेंगे, वो बोलो किसमें डाल दोगे, इसमें। अब एक चीज आप भूलना गए हो, बताओ क्या हम सीधा पहले एसिड इसमें डाल दें, बताओ। मैंने बताया था ना, हर एसिड में पानी मिलाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, वो एकदम उछल सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है, इसलिए पहले क्या करेंगे, जब क्योंकि आपको ये एसिड है इतना, तो सल्फ्यूरिक एसिड, आप ऐसा करोगे नहीं पहले ये एसिड डाल दो फिर पानी डालो ना, क्योंकि ये तो 111 ml ही है ना, और ये 1000 ml की है, तो पहले हम इसमें 201 ml कुछ थोड़ा बहुत अंदाजे से, तोलना नहीं है, वो नापना नहीं है, अंदाजे से पहले इसमें कुछ क्या डाल के रख लो, बोलो यहाँ पे पानी ऐसे डाल दो, फिर धीरे धीरे, ये भी एकदम नहीं डाल देना इसमें, फिर ये भी कैसे डालोगे, धीरे धीरे थोड़ा डाले जाओ, हिलाए जाओ, डाले जाओ, हिलाए जाओ, शेकिंग के साथ करना है ये पूरा काम, ताकि वो मिक्सअप होता रहे, ऐसे कर दो। फिर जब ये आधा एक हो जाए फिर थोड़ा पानी और मिला दो, फिर थोड़ा ये मिला दो, ताकि वो जो रिएक्शन है ऐसी ना हो कि एनर्जी बहुत ज्यादा निकले, ताकि हमारा नुकसान ना हो, हमारे ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होना। सबसे पहला काम केमिस्ट्री की लैब में है सेफ्टी, अपना बचाव, तो इसलिए बचाव की बात आपको पहले बताई जाती है कि ये सावधानी आपको बरतनी है, तो ये आप कर दोगे। तो ओवरऑल आपने क्या सीख लिया, पहले थोड़ा पानी लिया, पानी के अंदर ही एसिड डाला, आप कभी भी एसिड पहले लेके उसमें पानी नहीं डालोगे, क्योंकि ऐसा किया, मान लो एक बूंद भी पानी डाल दी ना, 2 बूंद डाल दी, और डालते साथ वो क्या होगा, एकदम एनर्जी निकलेगी, एकदम उछलेगा। कौन उछलेगा, जो आपने इसमें पहले ज्यादा ले रखे, कौन ले रखा है इसमें पहले, एसिड, तो उछलेगा कौन, एसिड, किसके ऊपर गिरेगा, जो पास खड़ा है, तो ऐसा नुकसान हम क्यों होने दें, इसलिए पहले पानी लेना है और उसके बाद एसिड डालना है ऐसे, और फिर उसको आप धीरे धीरे शेक करते रहेंगे ताकि मिक्सिंग अप हो जाए उसकी। अब जो सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया, बोलो वो कितनी नॉर्मलिटी का बन गया, 4n का। बच्चे आपको ये कह दें कि जी सॉल्यूशन है ना 4n, ये तो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप बना के और तैयार करके यहाँ पे रख देते हैं, और उस पे 4n लिख देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं, क्योंकि टेस्ट ऐसे होते हैं हमारे जिसमें कभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कभी कंसंट्रेटेड। लैब में हमेशा ही जो हमारे ये जितने भी हमारे रैक रखे केमिकल रैक, इसमें हमेशा ही जो एसिड है उनकी दो ही तरह की बोतल रखी मिलती है, एक पे लिखा मिलता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डाइल्यूट का मतलब था हम कैसे बनाते हैं, ऐसे और एसिडों का भी हम डाइल्यूट बना सकते हैं। तो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम जो बनाएंगे ये हम कल बना लेंगे, आज सिर्फ आपको बता दिया है कि किस तरीके से बनाया जाता है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछ लूं कि ताकि आपको समझ में आ गया क्या, ये तो हो गया डाइल्यूट की बात, 4n था,
मान लीजिए किसी बच्चे ने कह दिया जी हमारे पास है ना 0.1 का सॉल्यूशन बनाओ, तो मैंने बताया ना इसे n2 की जगह क्या लिख देना 0.1। अगर 0.1 यहाँ पे लिख दिया तो ये देखो 0.1 रह जाएगा यहाँ पे, फिर गुना भाग कर लेंगे, फिर हमारा जो भी आंसर आएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, अब तो कोई और आएगा आंसर, जो भी आएगा आंसर वही उतना लेना है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, और पहले पानी डालोगे इसमें बना दोगे, अब 1000 तक बाद में पानी कर दोगे, ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा यहां तक लेवल अप करने के बाद ये आपका सॉल्यूशन बन गया 0.1 नॉर्मेलिटी का। बोलो किसका? नॉर्मेलिटी का। अब ये 0.1 नॉर्मेलिटी का बनता कैसे है सॉल्यूशन? आखिरी चीज बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो भी है आपको जो बनाना है, जो भी सॉल्यूशन आपको बनाना है, क्या आपको इन फार्मूलों की जरूरत पड़ी यहाँ पे ना? आपको, क्योंकि लिक्विड था हमारे पास, बोलो क्या था? लिक्विड। लिक्विड था और कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड था इसकी नॉर्मेलिटी हमारे पास पहले से पता थी, इसलिए जो ये फार्मूले थे ये सॉलिड चीजों के लिए जो मैंने बताए थे कि नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन सॉलिड चीजों का कैसे बनाते हो, क्योंकि सॉलिड चीजों का तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता कि ये इतने की नॉर्मेलिटी है इतना कर दो, ये सिर्फ लिक्विड के लिए थी ये टेबल जो हमने आपको बताई। सॉलिड चीजों के लिए यही फार्मूला चलेगा जो मैंने बताया था कि 1000 ml सॉल्यूशन बनाना है पूरा, उसमें कितना घोलना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ये फार्मूला था, गिवन मास को किससे भाग कर दो, उसके मोलिकुलर मास से, और गुणा कर दोगे n फैक्टर से, ऐसे। ठीक हो गया जी? अब यहां तक कोई भी देखो आपको महसूस हो रहा है कोई डाउट, कोई बात, आप मेरे से पूछ ले, मैं आपको देखो फिर से बता सकता हूँ, कोई ऐसी बात है नहीं। सॉल्यूशन बनाएंगे कल हम, तो उसके दौरान यहीं पे खड़े होकर बनाएंगे, यही चीजें दोबारा से मैं एक बार लिख दूंगा और फिर उनको देख आपको दिखे भी जाएगी चीजें, और उतना मिक्स करते चले जाएंगे। तो आज था ये थ्योरेटिकल के किस तरह से नॉर्मेलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, सॉलिड चीजों के लिए कैसे बनाते हैं नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन, कोई लिक्विड हो तो कैसे बनाते हैं, तो दोनों चीजें हमने आज देख ली, आज देखी, कल उनको अपने हाथ से करके देखेंगे, तो जब करते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और कई सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने ही होते हैं लैब में, तो और अच्छे से बस सावधानी ये रखनी है अपने पर गिरने नहीं देना कोई चीज, प्रिकॉशन वही रखनी है सॉल्यूशन बनाने में। ये नहीं है कि मैंने कह दिया जी जल्दी जल्दी दे दो जी सॉल्यूशन, देखो लेट हो रहे ना, मैं बेशक से कह दूं आपको अपनी उसी स्पीड से, उसी स्पीड का मतलब ये नहीं है कि सुबह का शाम को बनाना है, स्पीड का मतलब सावधानी बरतते हुए बड़ी आराम से प्रिकॉशन से वो सॉल्यूशन एसिड हमें बनाना है, उसका सॉल्यूशन कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हमारी सेफ्टी है, हमारा बचाव है, सेफ्टी हो गई उसके बाद सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएंगे, जो काम है अब नहीं 15 मिनट बाद में हो जाएगा, समय हमारा ही तो है, प्रैक्टिकल 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना जी? तो कोई भी कह दे, मैं कह दूं, कोई भी बच्चा कह दे, जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है कभी भी, किसी भी काम में, केमिस्ट्री लैब में तो दिखानी नहीं है। ठीक है जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बातें बड़ी सावधानी से ध्यान से सुनी, और मैं यानी कोशिश तो पूरी करता हूँ कि आपको यानी बता पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं, फिर भी कोई कमी अगर रह जाए तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, अपनी इस क्लास के बाद भी अलग से आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं बता दूंगा। ठीक है जी? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।